हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों प्रेपोजिशंस कभी कभी हमारे लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। प्रेपोजिशंस हैं भी कंफ्यूजिंग थोड़े से। अच्छा दोस्तों, प्रेपोजिशंस के रूल्स तो हैं ही, लेकिन ज़्यादातर जो प्रेपोजिशंस हम सीख सकते हैं वो हम प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ कि हम बुक्स पढ़ के या ऑनलाइन लिखी हुई चीज़ों को जब हम लगातार पढ़ते हैं जो इंग्लिश में लिखी हुई हैं, तो धीरे धीरे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल कैसे होता है। क्योंकि दोस्तों प्रेपोजिशंस के बारे में कहावत है कि प्रेपोजिशंस के ऊपर कोई आज तक कमांड नहीं कर पाया, चाहे वो इंग्लिश का कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो। लेकिन हमको इन बातों से निराश नहीं होना है, हमको अपनी मेहनत करते रहनी है, तो प्रेपोजिशंस हम सीख ही लेंगे। अच्छा दोस्तों, प्रेपोजिशंस में एक होते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। ये ऐसे प्रेपोजिशंस होते हैं जो किसी खास शब्द के बाद यही प्रेपोजिशंस यूज़ होते हैं। तो अगर इनको थोड़ा ठीक से सीख लिया जाए तो आपको इंग्लिश बोलने में, लिखने में, और अगर कोई इंग्लिश में एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम भी दे रहे हैं जहाँ आप बैंक पीओ का एग्ज़ाम, इस प्रकार का कोई एग्ज़ाम है, तो उधर भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे फिक्स्ड प्रेपोजिशंस, यानी ऐसे प्रेपोजिशंस जो किसी खास शब्द के बाद यही प्रेपोजिशंस हमेशा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा दोस्तों, ये तो बहुत है संख्या में, सैकड़ों हैं ये। मैंने आज उतनों को चुना है, उन प्रेपोजिशंस को चुना है जिनको हम अक्सर डेली लाइफ में बोलते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य मकसद है कि हम स्पोकन इंग्लिश सीख सकें। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपको एक नोटबुक और पेन लेके बैठना चाहिए और एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए, और जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख लेना है, खास करके सेंटेंसेस जो मैं बोलने वाला हूँ। अच्छा दोस्तों, पहला है अग्री। अग्री का मतलब होता है सहमत होना। अब हम आदमी से भी सहमत हो सकते हैं, चीज़ से भी, किसी बात से भी सहमत हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप आदमी से सहमत हैं तो आपको एक प्रेपोजिशन जो लगाना पड़ेगा, और अगर किसी बात से सहमत है तो आपको दूसरा प्रेपोजिशन लगाना चाहिए। कैसे सीखते हैं? तो अग्री विद समबॉडी, एस बी का मतलब है दोस्तों समबॉडी, यानी आदमी। तो अगर आप किसी इंसान से सहमत हैं तो आप अग्री विद समबॉडी, समबॉडी की जगह पर उस आदमी का नाम आएगा जिससे आप सहमत हैं। जैसे अगर आप किसी को कहना चाहते हैं मैं तुमसे सहमत हूँ, तो आप बोलेंगे आई अग्री विद यू, उसका नाम आ गया। अगर आप उससे सहमत नहीं हैं, आई डोंट अग्री विद यू। अगर नाम ही लेना है, मैं पंकज से सहमत हूँ, आई अग्री विद पंकज। मैं पंकज से सहमत नहीं हूँ, आई डोंट अग्री विद पंकज। अच्छा दोस्तों, ये था इंसानों के लिए। अगर आप किसी चीज़ से, किसी बात से, किसी विचार से, प्रस्ताव से सहमत हैं, जैसे स्टेटमेंट यानी कि किसी कही हुई बात, प्रपोजल यानी प्रस्ताव, या कोई आइडिया हो सकता है, कोई विचार हो सकता है जिससे आप सहमत हो सकते हैं, तो आपको अग्री के बाद टू लगाना चाहिए प्रेपोजिशन। आदमी के साथ सहमत है तो विद लगाया, बात से सहमत है तो टू लगाना चाहिए। कैसे? जैसे आप कह सकते हैं किसी को कि आप जो कह रहे हो मैं उससे सहमत हूं, तो आप कहेंगे आई अग्री टू वॉट यू आर सेइंग। आप जो भी कह रहे हो मैं उससे सहमत हूं। नहीं, सहमत नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, आई डोंट अग्री टू वॉट यू आर सेइंग। आप जो कह रहे हो मैं उस बात से सहमत नहीं। अगर आप किसी के प्रस्ताव से सहमत हैं तो आप बोल सकते हैं आई अग्री टू योर प्रपोजल। अगर आप प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं, आई डोंट अग्री टू योर प्रपोजल, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ। तो दोस्तों आदमी के साथ सहमत होंगे तो विद लगेगा, बात से सहमत होंगे तो टू लगाना चाहिए आपको। उसके बाद दोस्तों अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। उसके बाद हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ ही लगता है, चाहे समबॉडी किसी आदमी से सहमत हो या समथिंग। ये दोस्तों STH, इसका मतलब है समथिंग का शॉर्ट फॉर्म है ये। तो किसी आदमी से कोई, किसी को डर लगता है या किसी चीज़ से डर लगता है, जगह से डर लगता है, दोनों ही हालतों में अफ्रेड के बाद ऑफ जो प्रेपोजिशन इसका इस्तेमाल करना है। जैसे अगर आपको बोलना हो कि मुझे अपने पापा से डर लगता है, तो आप बोल सकते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ माई फादर। समबॉडी की जगह पर उनका नाम आ गया। नहीं, कोई चीज़, कोई जगह है, आप बोलते हैं मुझे इस जगह से डर लग रहा है, कि किसी सुनसान जगह में, तो आप बोल सकते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ दिस प्लेस। कोई कहता है मुझे हारने से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग, आई एम अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब भी अफ्रेड कि आपको यूज़ करना हो कि मैं डरा हुआ हूँ किस चीज़ से, ये भी बताना हो किस आदमी से, तो अफ्रेड के बाद आपको ऑफ का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एंग्री, एंग्री का मतलब है नाराज़। अब अगर किसी आदमी के साथ आप नाराज़ हैं, किसी इंसान से, तो आपको एंग्री के बाद विद लगाना चाहिए और फिर समबॉडी यानी उस आदमी का नाम देना चाहिए। जैसे आप किसी को कह रहे हैं मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम एंग्री विद यू। नाम भी ले सकते हैं, मैं राहुल से नाराज़ हूँ, आई एम एंग्री विद राहुल। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, आई एम नॉट एंग्री विद यू। कैसे बोल सकते हैं? अच्छा दोस्तों, अगर किसी बात से आप नाराज़ हैं, किसी चीज़ पर, किसी घटना से नाराज़ हैं,
तो वहाँ पर विद नहीं एट लगेगा। एंग्री एट समथिंग, STH का मतलब है समथिंग। जैसे आप किसी के लिए कह रहे हैं कि कोई किसी के लिए बता रहे हैं कि वो इस घटना से नाराज़ है या इस घटना पर नाराज़ है, तो हिंदी में बोलते हैं घटना से नाराज़ है, तो आप बोल सकते हैं ही इज़ एंग्री एट दिस इंसिडेंट, ही इज़ एंग्री एट दिस फाइट, वो इस लड़ाई से नाराज़ है। अच्छा दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी में क्या बोल रहे हैं हम, से, उसके लिए इंग्लिश में क्या लग रहा है, एट। इसीलिए एक बात मैं आपको एक टिप देता हूँ बहुत ज़बरदस्त, कि इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश जब सीखना है आपको, तो आपको हर शब्द का अनुवाद नहीं करना चाहिए। आपको ये सीखना चाहिए कि हिंदी के इस शब्द की जगह पर इंग्लिश में क्या वर्ड लगता है। ये नहीं कि इसको तो ये बोलते हैं इंग्लिश में तो यही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंग्लिश अपने हिसाब से चलती है, हिंदी अपने हिसाब से चलती है। अगर इस बात को आप समझ जाएं तो आपके लिए इंग्लिश सीखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, बिलोंग। अब ये मैंने, हालांकि ये बहुत पुराने टाइम से यूज़ होता हुआ आ रहा वर्ड है। बिलोंग के बाद मैंने सुना है लोग कई बार फ्रॉम बोल देते हैं, आई बिलोंग फ्रॉम महाराष्ट्र। तो बिलोंग के बाद फ्रॉम नहीं लगाना दोस्तों, बिलोंग के बाद टू लगेगा, हमेशा आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, ये समबॉडी समथिंग आदमी के लिए भी इस्तेमाल होता है और चीज़ के लिए भी, जगह के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आप बोलना चाहते हैं कि ये सामान मेरा है, तो आप बोल सकते हैं दिस स्टफ या दिस इट बिलोंग्स टू मी। तो किसी सामान के लिए तो मी आदमी का नाम आ गया। या बोल सकते हैं इट बिलोंग्स टू पंकज, ये पंकज का है। कोई भी चीज़, जगह का नाम देना हो, आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू महाराष्ट्र, आई बिलोंग टू इंडिया। फ्रॉम नहीं बोलेंगे, आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया, आई बिलोंग फ्रॉम गुजरात, ये नहीं बोलना है। आई बिलोंग टू गुजरात, आई बिलोंग टू मध्य प्रदेश, ऐसे करके हमको बोलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, क्रूअल टू। क्रूअल टू कभी कभी हम बोलते हैं, हमको ये बोलने की ज़रूरत पड़ जाती है कि उसका स्वभाव जो है वो क्रूरता से भरा हुआ है किसी और के प्रति। मान लेते कोई आदमी है जो अपने किसी नौकर के प्रति के लिए क्रूरता का भाव रखता है, तो आप बोल सकते हैं, अच्छा क्रूअल टू के बाद समबॉडी, उस आदमी का नाम आएगा जिसके प्रति कोई क्रूर है, तो क्रूअल के बाद हमको टू लगाना है। तो जैसे आप बोल सकते हैं ही इज़ क्रूअल टू हिज सर्वेंट, वो अपने नौकर के प्रति क्रूर है। क्रूअल का मतलब होता है क्रूर, क्रूरता से भरा हुआ। तो बोलेंगे ही इज़ क्रूअल टू हिज सर्वेंट, वो अपने नौकर के प्रति क्रूर है। तो इसके बाद दोस्तों टू लगाना है। उसके बाद दोस्तों डाई, मर जाना, डाई ऑफ, जिस भी चीज़ से कोई मरेगा, समथिंग यहाँ लिखा है, तो आपको डाई के बाद ऑफ लगाना चाहिए। जैसे अगर आप बोलना चाहते हैं उसकी मौत कैंसर से हुई, तो हम बोलेंगे ही डाइड ऑफ कैंसर। उसकी मृत्यु न्यूमोनिया से हुई, तो शी डाइड ऑफ न्यूमोनिया। इस प्रकार से हमको बोलना चाहिए। तो जो भी कारण है मृत्यु का, वो ऑफ के बाद उसका जो भी बीमारी है उसका नाम यहाँ पर लगाएंगे। अगर किसी का दम घुटने से किसी की मृत्यु होगी तो हम बोल सकते हैं ही डाइड ऑफ सफोकेशन, कि दम घुटने से उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद दोस्तों, ड्रीम ऑफ समबॉडी या समथिंग। ड्रीम का मतलब होता है सपना देखना, तो किसी आदमी के लिए सपना समबॉडी, किसी चीज़ के लिए समथिंग के लिए सपना अगर कोई देख रहा है, तो ड्रीम के बाद आपको हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करना है। जैसे अगर कोई बोलना चाहे कि कटरीना कैफ के सपने मत देखो, तो आप बोल सकते हैं डोंट ड्रीम ऑफ कटरीना कैफ, आदमी का नाम आ गया। किसी चीज़ का नाम आ रहा है, अबे मर्सिडीज़ के सपने देख रहा है मत देखो, तो बोल सकते हैं डोंट ड्रीम ऑफ मर्सिडीज़ बेंज। तो आदमी का नाम हो या चीज़ का नाम हो, जिसके भी कोई सपने देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, तो ड्रीम के बाद हमेशा हमको ऑफ जो प्रेपोजिशन है इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों, हैपन टू। जब कोई चीज़ हो जाती है, कोई घटना होती है किसी के साथ, तो अगर वो इंसान का नाम वहाँ पर देंगे हम कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, हैपन टू समबॉडी। तो हैपन का मतलब होना, इसके बाद आपको हमेशा टू का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर आप बोलना चाहते हैं ऐसा मेरे साथ भी हुआ, तो आप बोल सकते हैं इट हैपन टू मी टू, या इट ऑल्सो हैपन टू मी, इट हैपन टू हिम। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, इट डिड नॉट हैपन टू मी। उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, इट डिड नॉट हैपन टू हिम, या इट डिड नॉट हैपन टू हर। लड़का है या लड़की है, उसके हिसाब से वर्ड हम यूज़ करेंगे। नाम ले सकते हैं, ऐसा मुकेश के साथ भी हुआ, इट हैपन टू मुकेश ऑल्सो। तो इट हैपन के बाद हमेशा, हैपन के बाद टू का हमको प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद उस आदमी का नाम देंगे जिसके साथ वो बात हुई है। अच्छा दोस्तों, हम आते हैं दूसरे वर्ड्स पे जिनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है। ये है दोस्तों हार्ड ऑफ समथिंग। हार्ड ऑफ का मतलब है अगर किसी को कठिनाई होती है किसी चीज़, और ये हार्ड ऑफ हियरिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे किसी को सुनने में तकलीफ है, ये मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि ये सेंटेंस हम बोलते हैं अक्सर अपनी डेली लाइफ में कि अरे यार उसको ना सुनने में थोड़ी तकलीफ है, कान खराब है। कान खराब होता लोगों को,
तो हम बोल सकते हैं ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग। हियर का मतलब है सुनना, तो इसके बाद समथिंग आएगा, आदमी का नाम नहीं दे सकते, यहाँ पर चीज़ का ही नाम आएगा। जैसे सुनने में कमज़ोरी है या खराबी है तो ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, उसको सुनने में तकलीफ है, तो इसका यूज़ ये है। उसके बाद दोस्तों जेलस ऑफ, जब हम जलते हैं किसी चीज़ से या कोई हमसे जलता है या किसी चीज़ से जलता है, तो या आदमी से जलते हो समबॉडी या किसी चीज़ से जलते हो समथिंग, दोनों के लिए जेलस के बाद ऑफ जो प्रीपोजिशन है उसका इस्तेमाल होगा। कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे? जैसे अगर आप बोलना चाहते हैं वो मुझसे जलता है तो आप बोलेंगे ही इज़ जेलस ऑफ समबॉडी मी, ही इज़ जेलस ऑफ मी। या बोलना चाहते हैं मैं तुमसे नहीं जलता, आई एम नॉट जेलस ऑफ यू। नाम भी ले सकते हैं, मैं वो पंकज से जलता है, ही इज़ जेलस ऑफ पंकज। समथिंग का यू कैसे एग्जाम्पल बनेगा? वो मेरी कार से, कार देख के, आपने नई कार खरीदी है और कोई जल रहा है उसको देख के, तो आप बोलेंगे ही इज़ जेलस ऑफ माई कार। या आई एम नॉट जेलस ऑफ योर बाइक, मैं तुम्हारी बाइक से जल नहीं रहा, तुमने खरीदी अच्छी बात है, बोलते लोग अगर। तो समबॉडी या समथिंग जिसके लिए भी जलने वाली बात है, तो जेलस के बाद हमको ऑफ का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों काइंड टू समबॉडी, काइंड का मतलब दयालु, किसी के प्रति दयालु होना। आप जैसे कहना चाहते हैं किसी के बारे में कि वो छोटे बच्चों के प्रति बहुत दयालु है, वो जानवरों के प्रति के लिए बहुत दयालु है, तो काइंड के बाद हमेशा टू का इस्तेमाल होगा। और समबॉडी की जगह पर उसका नाम आएगा जिसके प्रति कोई दयालु है। जैसे अगर आपको बोलना हो वो जानवरों के प्रति दयालु, तो आपको बोलना चाहिए ही इज़ काइंड टू एनिमल्स, ही इज़ काइंड टू किड्स, बच्चों के प्रति दयालु है। अगर वो संपूर्ण मानव जाति के लिए ही कोई दया का भाव रखता है अपने मन, तो आप बोलेंगे ही इज़ काइंड टू ह्यूमंस या ह्यूमन बीइंग्स। तो काइंड के बाद आपको हमेशा टू का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद उस इंसान का नाम या उस प्राणी का नाम देना चाहिए जिसके प्रति कोई दयालु है। उसके बाद दोस्तों लिसन के बाद टू, ये तो बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं लोग। लिसन के बाद लोग टू लगाते ही नहीं है। जैसे बोलते लोग माई हॉबी इज़ लिसनिंग म्यूज़िक, म्यूज़िक सुनना मेरी हॉबी है। ही वॉज नॉट लिसनिंग मी, वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। लिसन के बाद हमेशा टू लगेगा, चाहे वो आदमी की बात सुन रहा हो कोई, चाहे किसी चीज़ को कोई सुन रहा हो, कोई गाना सुन रहा हो, किसी बात को सुन रहा हो, लिसन के बाद हमेशा टू लगेगा। तो बोलना चाहिए माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, आई वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक सुन रहा था। या तुमने जो कहा मैंने नहीं सुना, आई डिड नॉट लिसन टू वॉट यू सेड, तो लिसन के बाद हमेशा टू लगेगा। या जब आप बोल सकते अरे यार वो मेरी बात ही नहीं सुनता, वो कभी भी मेरी बात नहीं सुनता, यानी मैं जो बोलता हूँ उसको मानता नहीं है, सुनता नहीं है, तो आप बोल सकते हैं ही नेवर लिसन्स टू मी। तो इंसान के लिए भी और किसी चीज़ के लिए भी लिसन के बाद हमेशा हमको टू का इस्तेमाल करना चाहिए। बिना टू के लिसन का इस्तेमाल सिर्फ एक हालत में होता है, जब हम किसी को बुलाते हैं ना, हाँ भाई ज़रा सुनना, तो आप बोल सकते हैं हे मैन लिसन, बस इतना। अगर ऐसे बोलना है लिसन तो टू नहीं लगेगा। लेकिन जब भी किसी आदमी, किसी चीज़, किसी गाने, किसी बात को सुनने की बात होगी, तो लिसन के बाद आपको हमेशा टू का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मेक फन ऑफ समबॉडी या समथिंग, किसी आदमी या किसी चीज़, दोनों के लिए ऑफ ही लगेगा, का मतलब है मजाक उड़ाना। तो किसी आदमी या किसी चीज़ का अगर मजाक कोई उड़ाता है, उड़ाना नहीं चाहिए लेकिन उड़ाते हैं लोग, तो मेक फन का मतलब है मजाक उड़ाना। उसके बाद हमेशा ऑफ जो प्रीपोजिशन है इसी का इस्तेमाल करना है चाहिए। जैसे कोई कह रहा है वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, तो बोलेंगे ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, समबॉडी की जगह पर मी आ गया। आप नाम ले सकते हैं, वो मनीष का मजाक उड़ा रहा था, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मनीष, तो समबॉडी की जगह पर उसका नाम आएगा। किसी चीज़ का, वो मेरी मोटरसाइकिल, मेरी बाइक का मजाक उड़ा रहा था, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ माई बाइक। वो मेरी परिस्थिति का मजाक उड़ा रहा था, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ माई सिचुएशन या माई सर्कमस्टांसेस, जो भी बोलो। तो समबॉडी और समथिंग, किसी आदमी या चीज़, दोनों के लिए जब कोई मजाक उड़ा रहा हो तो मेक फन के बाद हमको ऑफ जो प्रीपोजिशन है उसी का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों ओपन टू समथिंग, ये इंसानों के लिए नहीं, चीज़ों के लिए इस्तेमाल है। जैसे आप बोलते हैं हाँ हाँ मैं नए विचारों के प्रति ओपन हूँ, यानी मैं नए विचारों का स्वागत करता हूँ, या आप जो भी बोलो मैं उसका स्वागत करता हूँ, यानी मैं उसको स्वीकार करूँगा, ऐसा जब भाव हो तो आप बोल सकते हैं आई एम ओपन टू न्यू आइडियाज़, कि मैं नए विचारों के प्रति वो हूँ, पॉजिटिव हूँ, कि आप नए विचार मुझे दे सकते हैं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आई एम ओपन टू योर आइडियाज़, आई एम ओपन टू न्यू थाट्स, आई एम ओपन टू वॉट यू आर सेइंग और वॉट यू आर सजेस्टिंग, आई एम ओपन टू योर सजेशंस, कि आप जो भी सुझाव दे रहे हैं मैं उनके प्रति ओपन हूँ, यानी मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो ओपन के बाद दोस्तों हमेशा हमको टू लगाना चाहिए
कब? जब इस प्रकार की बात हो कि मैं आपके विचारों का स्वागत करता हूँ, मैं आप जो भी कह रहे हैं उसका मैं स्वागत करता हूँ, मैंने अपने माइंड को बंद करके नहीं रखा हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट टू, किसी समथिंग, किसी चीज़ के प्रति या किसी आदमी के प्रति भी अगर आप अपना विरोध बता रहे हैं कि नहीं, जब आप क्या इसको हिंदी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, कि विरोध करना, कि नहीं विरोध जताना कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, या अगर आप किसी बात का विरोध करते हैं, जैसे ही ऑब्जेक्टेड टू माय प्रपोजल, उसने मेरे प्रस्ताव का विरोध किया, या उसने जो कहा, किसी ने कोई गलत बात कही, आपने उसका विरोध किया, तो आप बोल सकते हैं आई ऑब्जेक्टेड टू व्हाट ही सेड, आई ऑब्जेक्टेड टू हिज अब्यूसेस, उसने जो गालियाँ दी, अब्यूसेस, उसने जो गालियाँ दी, मैंने उनका विरोध किया। तो ऑब्जेक्ट के बाद टू लगाएंगे जब इस प्रकार से किसी चीज़, किसी बात के लिए का आप विरोध कर रहे हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा टू का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों प्राउड ऑफ, इसमें दोस्तों समबॉडी समथिंग दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कि प्राउड का मीनिंग होता है गर्व होना, गर्वित होना। जैसे आप बोलना चाहते हैं मुझे अपने देश पर गर्व है, तो आप बोल सकते हैं आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। इंसानों के लिए भी होता है, आप किसी को बोलते हैं मुझे तुम पर गर्व है, तो आप बोल सकते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू। आप बोल सकते हैं मुझे अपने पिताजी पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। मुझे अपने दोस्तों पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, इसका मीनिंग घमंड नहीं होता है ना, ये क्लियर रहना चाहिए। घमंड एक नेगेटिव वर्ड है, घमंड के लिए एरोगेंस आप यूज़ कर सकते हैं। प्राउड का मतलब है गर्व, ये एक पॉजिटिव भाव रखने वाला शब्द है। इंग्लिश में बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव भाव रखते हैं, ये भी समझना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं बीच में आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आप बोलते हैं वो बहुत चालाक है, चालाक एक नेगेटिव वर्ड है, ही इज़ वेरी क्लेवर, यानी कोई आदमी वो सेटिंग करने वाला आदमी है। लेकिन आप बोलते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान है, बुद्धिमान एक पॉजिटिव मीनिंग रखने वाला वर्ड है। आप बोले ही इज़ वेरी वाइज, तो वाइज और क्लेवर दोनों में मानसिक लेवल, जो मेंटल लेवल है वो बराबर ही है, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो उसी प्रकार से प्राउड एक पॉजिटिव भाव रखने वाला वर्ड है, और एरोगेंस, घमंड, नेगेटिव मीनिंग रखने वाला वर्ड है। तो आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ हिम, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ माई फैमिली, किसी भी प्रकार से आप बोल सकते हैं। समबॉडी समथिंग दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद दोस्तों सुपीरियर टू, ये सीखना बहुत जरूरी। लोग अक्सर यहाँ पर दैन लगा देते हैं कि वो मुझसे सुपीरियर है। सुपीरियर का मतलब होता है ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होना। ये चीज़ों के लिए भी लग सकता है और इंसानों के लिए भी लग सकता है। इंसानों में हमेशा आपको टू का, किसी भी चीज़ में सुपीरियर के बाद आपको टू का इस्तेमाल करना है। जैसे आप बोल सकते हैं ही इज सुपीरियर टू मी, वो मुझसे ज़्यादा इस चीज़ को जानता है, मेरा सीनियर है, ऐसे बोल सकते हैं ही इज सुपीरियर टू मी इन द कंपनी, कि मैं जहाँ काम करता हूँ वो मेरा सुपीरियर है। या कोई किसी चीज़ की अगर क्वालिटी है, जैसे आप बोल सकते हैं दिस फोन इज सुपीरियर टू दैट फोन, ये फ़ोन इस फ़ोन से क्वालिटी में ज़्यादा अच्छा है। तो सुपीरियर के बाद आपको हमेशा टू का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो इंसानों के लिए समबॉडी या चीज़ों के लिए समथिंग। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सुपीरियर के बाद हमको हमेशा टू जो प्रेपोजिशन है इसी का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों स्माइल एट, कि समबॉडी, किसी को देख करके मुस्कुरा। जैसे आप बोलना चाहते हैं वो मुझे देख कर मुस्कुराया, तो आप बोल सकते हैं ही स्माइल्ड एट मी। समबॉडी की जगह पर उस इंसान का नाम आएगा जिसको देखकर कोई मुस्कुराया। ही स्माइल्ड एट मी, आई स्माइल्ड एट हिम, मैं उसको देखकर मुस्कुराया। अच्छा दोस्तों, हिंदी में कैसे बोलते हैं देख कर, कर, और यहाँ क्या लगा रहे हैं एट। आप देख रहे हैं शब्दों का अनुवाद करके अंग्रेजी नहीं सीखी जा सकती। ये हिंदी में कोई शब्द है उसका ज्यों का त्यों अनुवाद करेंगे तब अंग्रेजी सीखेंगे, ऐसे नहीं है। हिंदी के किसी वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सीखना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी इस वीडियो में कहा था, ही स्माइल्ड एट हिम, शी वॉज स्माइलिंग एट मी, आई वॉज स्माइलिंग एट हर। तो एट, स्माइल के बाद एट लगाएंगे और उसके बाद उस आदमी का नाम देंगे जिसको देख करके कोई मुस्कुराया था। उसका दोस्तों सफ़र फ्रॉम समथिंग, किसी को किसी चीज़ से परेशानी है, दिक्कत है, कोई बीमार है, किसी को बुखार हो गया तो बोलेंगे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम किसी भी बीमारी का, मलेरिया, किसी भी बीमारी का नाम लिया जा सकता है। ही इज सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी, किसी को चिंता ज़्यादा होती रहती है, डिप्रेशन का शिकार हो गया, ही इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो सफरिंग के बाद हमेशा फ्रॉम लगाएंगे प्रेपोजिशन और उसके बाद उस चीज़ का नाम देंगे जिससे कोई आदमी परेशान है या पीड़ित है। अच्छा दोस्तों, जो लास्ट आज का हमारा प्रेपोजिशन है वो है ऑफ, जो हम टायर्ड के बाद लगाते हैं। टायर्ड का मतलब है थका हुआ। आदमी किसी चीज़ से भी थक सकता है और किसी आदमी से भी थक सकता है, जिससे मतलब कि तंग आ गया हो कोई। तो समबॉडी समथिंग दोनों ही केसेस में इसका इस्तेमाल होगा। जैसे आप किसी को बोल रहे हैं मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम टायर्ड ऑफ यू, समबॉडी की जगह पर यू आ गया।
या आप एक जॉब को करते करते थक चुके हैं, तंग आ चुके हैं, आपको जॉब में मज़ा नहीं आता, आप बोल सकते हैं आई एम टायर्ड ऑफ दिस जॉब। किसी जगह से थक गया आदमी, तंग आ चुका है, आई एम टायर्ड ऑफ दिस प्लेस। तो अब बहुत ज़्यादा शोर होता है या बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, उससे आप तंग आ चुके हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम टायर्ड ऑफ दिस पोल्यूशन, आई एम टायर्ड ऑफ दिस नॉइज, आई एम टायर्ड ऑफ हिज बिहेवियर। अनगिनत सेंटेंस बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे फिक्स्ड प्रेपोजिशंस थे जो आज हमने सीखे। मुझे उम्मीद है कि इनको सीख के इंग्लिश बोलने में आपको और भी ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम लोग फिर एक नई और अच्छी बात सीखेंगे। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूँ, कोई चीज़ ऐसी है जो क्लियर नहीं हो पा रही, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक वीडियो आपको उस पर भी बना करके दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।